नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं, तो आज का जो है कि टेस्ट नंबर 7 का ये 60 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख लिए हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय पर उसमें क्यूज भी कराए जाएंगे और भी सूचनाएँ हैं आपको वहाँ पर दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। 61 नंबर प्रश्न की मेन 5CV वैक्सीन जिसे हाल ही में विकसित किया गया है के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश नाइजीरिया बना है, तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि यह वैक्सीन मेनिंजाइटिस रोग को रोकने में सक्षम बनाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। मेनिंजाइटिस रोग में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में खतरनाक सूजन हो जाता है, तो ये भी सही दिया हुआ है। WHO ने वर्ष 2030 तक मेनिंजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो कब तक? 2030 तक। तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, तो ये भी सही दिया हुआ। तो इस पर क्या हो जाएगा? 61 नंबर का, तो डी आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और देखें तो ये किसके द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो गावी के द्वारा। गावी क्या होता है? तो गावी जो है कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस होता है, ठीक है, इसके द्वारा क्या तो वित्त पोषित किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए है कि कई बार गर्म या चाय डालने पर कांच गिलास चटक जाते हैं। दूसरा कारण क्या दिया है? आर कारण दिया है कि गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास की भीतरी तथा बाहरी सतह का प्रसार हो जाता है। तो देखें तो कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास चटक जाते हैं, तो बिल्कुल ये सही है। और दूसरा कथन दिया है कि गर्म पानी या चाय डालने पर कांच गिलास की भीतरी तथा बाहरी सतह का प्रसार हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो देखें तो क्या होता है, गर्म पानी या चाय डालने पर कांच की गिलास की भीतरी जो है सतह तो का प्रसार तो होता है, लेकिन जो बाहरी सतह है इसका प्रसार नहीं हो पाता है, क्योंकि जो है कि तापमान कम होता है बाहर का। तो इस प्रकार देखें तो ये दूसरा जो है कथन गलत दिया हुआ है, पहला जो है कि सही है। तो 62 क्या हो जाएगा? तो 62 का ये हो जाएगा आंसर इसका। 62 का 62 का क्या हो जाएगा? तो 62 का सी हो जाएगा। ये गलत, ये सही दिया है, परंतु आर क्या है? गलत है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न की प्राथमिक इंद्रधनुष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला कथन दिया है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर और बैगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। फिर दूसरा कथन दिया है कि इसमें सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो देखें तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी जो है कि सबसे बाहर होता है और बैंगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की होता है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कथन क्या दिया है कि इससे सूर्य की किरणें का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों? देख लेते हैं। जब इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर और बैंगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है, इससे सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या होता है? तो एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, न कि 2 बार, ठीक है। जबकि द्वितीयक में क्या होता है? सबसे बाहर की ओर तथा इन धनुष में देखें तो बैगनी जो है कि सबसे बाहर की ओर, वही लाल रंग की पट्टी की कैसे होता है? तो लाल रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है और प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? तो इसमें क्या दिया है? तो 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ये दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसा परिवर्तन? तो ये आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इस पर क्या हो जाएगा? तो 63 नंबर का 63 का ये हो जाएगा आंसर इसका। 63 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। एक और क्या दिया? तो एक और तेल उत्पादक केंद्र दिया, एक और तेल क्षेत्र दिया है। तो रूद सागर लकवा ये कहाँ पर है? तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र दिया है। ढोलका ये गुजरात तट पर दिया है। नरीमनम कहाँ पे दिया है? तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में दिया है। तो देखें तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित? तो देखें तो रुद्र सागर लकवा ये कहाँ पर? तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में सही दिया हुआ है। और ढोलका ये कहाँ पर? तो ढोलका जो है कि ढोलका गलत दिया हुआ है। ढोलका कहाँ पर है? तो ये ढोलका जो है कि एक बार फिर से देख लेते हैं क्या दिया है। ये दिया है कथन कि इसमें क्या देखना है? सॉरी, हम लोग गलत पढ़ दिए, हम सही सुमेलित नहीं है ये देखना हम लोग को, हम सही सुमेलित पढ़ दिए। तो देखें तो रुद्र सागर लकवा ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो रुद्र सागर कहाँ पर? तो रुद्र सागर लकवा और भी हैं, जैसे कि सुरमा घाटी हो गया, हगरीजन मुरान हो गया, डीगा बोई हो गया, नाहर कटिया हो गया, ये सब कहाँ पर? तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ये जो है कि ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में पढ़ते हैं, न कि पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में पढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही नहीं देखना है। और ढोलका कहाँ पर? तो गुजरात तट पर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नरीमन ने कहाँ पर? तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में है। ये जो है कि ये सही हुआ है। तो इस प्रकार क्या देखना है? कहीं कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो ये पहला जो है कि सही सुमेलित नहीं है। तो 64 क्या हो जाएगा? 64 का बी हो जाएगा आंसर इसका। 64 क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न की छोटा नागपुर पेटी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को समाहित किया गया है। दूसरा है कि यह पेटी मुख्यतः प्राचीन ग्रीस तथा ग्रेनाइट शैलों में से निर्मित है। तीसरा है कि इस पेटी को भारत की लौह इस्पात पेटी कहा जाता है।
चौथा दिया है कि यहाँ देश का लगभग 70% का नाइट और 80% लौ अयस्क पाया जाता है। तो देखें तो छोटा नागपुर पेटी के संबंध में देखना है तो जो पहला जो कथन है गलत दिया हुआ है, क्योंकि इस पेटी के अंतर्गत देखें तो छोटा नागपुर पेटी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये किसको सम्मिलित किया जाए तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को, न कि झारखंड को। तो इस पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यह पेटी मुख्यतः प्राचीन नीच तथा ग्रेनाइट शैलों से निर्मित होते हैं, सही है। फिर इस पेटी को भारत की लौ एवं इस्पात पेटी कहा जाता है, तो ये भी सही है। और यहाँ देश का लगभग 70% का नाइट और 80% लौ अयस्क पाया जाता है, तो ये भी सही। इस पर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो 65 का क्या हो जाएगा, 65 क्या हो जाएगा आंसर, तो 65 का सी हो जाएगा, ठीक है। 65 का सी हो जाएगा। और जो है कि चौथा भी क्वेश्चन जो इसका चौथा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ देश का लगभग 70% का नाइट और 80% नहीं बल्कि कितना, तो 84% लो ये कोयला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो ये गलत दिया हुआ है। और लो अयस्क नहीं बल्कि क्या पाया, तो लो अयस्क नहीं बल्कि कोयला पाया जाता है, ठीक है। 84% यहाँ पे क्या है, 80% लो अयस्क दिया है, तो ये गलत दिया हुआ था। इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 65 नंबर का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र हैं जो 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऊष्मा इंजन की तरह होते हैं जिसे ऊर्जा समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प की संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। तो देखें तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सा कथन सही है, तो देखें तो इसमें दोनों कथन सही दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं, क्योंकि देखें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र होते हैं और 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो ये देखें तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा कैसी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा होता है, तो सुइयों के घड़ी की सुइयों के क्या कैसे होता है, तो ये सुइयों की दिशा में होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक ऊष्मा इंजन की तरह होता है, ठीक है, जिसे ऊर्जा सतह से प्राप्त जलवाष्प की क्या होता है, संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 66 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या। 67 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये दिया है नाइजीरिया जिसकी राजधानी क्या है, तो अंबुजा है, ठीक है, सही दिया हुआ है। अंगोला जिसकी राजधानी क्या दिया, तो अंगोला की राजधानी बमाको दिया है, गलत दिया हुआ है। बल्कि अंगोला की राजधानी क्या है, तो अंगोला की राजधानी लुआंडा है, क्या है, लुआंडा है। बोत्सवाना की राजधानी क्या है, तो गैबोरिन है, ठीक है। जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो लुसाका। इस प्रकार क्या है, सही सुमेलित नहीं है, तो ये बी जो है कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं 68 नंबर प्रश्न की भारत के विभिन्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। और क्या दिया है कि कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने, तो एक और दिया है सिपिला दर्रा, एक और दिया है बाड़ा लच्चा दर्रा, एक और दिया है बांगला दर्रा, एक और दिया है खारुंगदुला दर्रा। तो देखें तो सबसे पहले जो है कि किससे देखना है, तो उत्तर से दक्षिण में देखना है, तो खारदुलदार दर्रा सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कौन सा आएगा, तो बांगला दर्रा आएगा, ठीक है। उसके बाद से कौन सा था, तो बाड़ा लच्चा दर्रा, उसके बाद से सिपिला दर्रा आएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो देखें तो 4-3-1-2 हो जाएगा, ठीक है। 4-3-2-1 क्या हो जाएगा आंसर का, तो 4-3-2-1। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो 68 क्या हो जाएगा, तो 68 का ए हो जाएगा आंसर। और देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, तो जो खारदुंगला दर्रा है, ये खारदुंगला दर्रा है और बांगला दर्रा है कहाँ पर, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और तथा बाड़ा लच्चा सिपकिला है कहाँ पर, तो ये बाड़ा लच्चा ये सिपकिला है कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 68 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। कृष्णा की सहायक नदी 69 नंबर प्रश्न की कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। दिया है कि तुंग तथा भद्रा नदियाँ शिमोगा के पास मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं, तो ये बिल्कुल देखा जाए तो सही दिया हुआ है। दूसरा यह पश्चिमी घाट के गंगा मूल नामक स्थान से निकलती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। तुंगभद्रा नदी को रामायण काल में पंपा नाम से जाना जाता है, तो था ये भी सही दिया हुआ है। और यह आंध्र प्रदेश के गोंडीमाला नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिलता है, तो ये भी सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, तो 69 नंबर का आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। और थोड़ा सा इसके बारे में जाने हम लोग, तो तुंगभद्रा जो है कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, प्रमुख सहायक नदी है जो पश्चिमी घाट के गंगाबुल नामक स्थान से निकलती है। और देखें तो यह तुंगरा तथा भद्रा दो शाखाओं में बहती हुई शिमोगा के पास मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती है, जो आंध्र प्रदेश के कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश के गोंडीमल्ला नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी को रामायण काल में किसके नाम से जानते हैं, तो पंपा नामक नाम से जाना जाता था। अब आगे देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 69 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है 70 नंबर प्रश्न की निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो कथन है दिया है कि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र आदि देशों की सीमा भूमध्य सागर को स्पर्श करती है। दूसरा कथन है कि सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया तथा जिबूती को लाल सागर को स्पर्श करती है। देखें तो जो है कि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र आदि देशों की सीमा भूमध्य सागर को स्पर्श करती है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या दिया है, सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया तथा जिबूती की सीमा लाल सागर को स्पर्श करती है, तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि लाल सागर को कौन कौन स्पर्श करता है, तो देखें तो मिस्र है, ठीक है, मिस्र के बाद से सूडान है, सूडान के बाद से इरिट्रिया है तथा जिबूती है,
तो ये लाल सागर को क्या करती हैं, तो स्पर्श करती हैं, ठीक है। और इथियोपिया की सीमा भी लगती है लाल सागर से। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 70 का देखें तो 70 का ये हो जाएगा आंसर, इसका 70 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न, 70 का ये हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न की जैव विविधता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है कि जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा विविधता, बीटा विविधता तथा गामा विविधता का विभाजन RH विटकर ने किया। तो देखें तो ये कथन जो है कि सही दिया हुआ है, ठीक है। और किसी विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में बीटा विविधता सहायक होती, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये गलत दिया हुआ है क्योंकि देखें तो जो विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में अल्फा विविधता सहायक विविधता होता है, न कि बीटा विविधता नहीं होता है, ठीक है। कौन कौन से विविधता होते हैं, तो अल्फा विविधता कौन कौन से होते हैं एक बार फिर देख लेते हैं। तो अल्फा विविधता होता है, ठीक है। उसके बाद से सहायक विविधता होता है, और न ये जो है कि बीटा विविधता बल्कि नहीं होता है। फिर क्या हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो केवल 1 हो जाएगा, ठीक है, केवल 1 हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो अल्फा विविधता थोड़ा सा किसको कहा जाता है, तो ये जान लेते हैं हम लोग। तो अल्फा विविधता किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। तो किसी एक निश्चित क्षेत्र के समुदाय या परितंत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं तो इस पर क्या हो जाएगा, इसका 71 नंबर का 71 क्या हो जाएगा, तो 71 का केवल 1 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है, राय नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या दिया है, ये दिया है कि यह आल्प्स पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में मिल जाती है, ये दिया है। बी दिया है राय नदी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है। सी दिया है यह ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। डी दिया या कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की सीमा बनाती है। तो देखें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तो देखें तो राय नदी यह आल्प्स पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में मिल जाती है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। राय नदी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। यह ब्रह्म घाटी से होकर बहती है, ये भी सही दिया हुआ है। डी दिया है कि यह कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की सीमा बनाती है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और राय नदी जो है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच सीमा नहीं बनाती, बल्कि किसके बीच बनाती है, तो ये बेसेल शहर में या उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। और किससे बनाती है, तो फ्रांस और जर्मनी से, किससे, तो फ्रांस और जर्मनी से सीमा बनाती है, ठीक है। और बाकी जो कथन इसमें दिया हुआ है तो बाकी जो है कि सब सही दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो 72 का डी हो जाएगा। ये कथन जो है गलत दिया हुआ था। 73 नंबर प्रश्न के रूस के मैग्निटोगर्स शहर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्या दिया है कि यह नगर यूराल श्रेणी के उत्तरी भाग में अवस्थित है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। और दूसरा कथन क्या है कि यह उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क भंडार और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध, तो ये सही दिया हुआ है। और यह नगर देखें तो कहाँ पर है, तो यह नगर यूराल पर्वत श्रेणी के कहाँ पर, तो ये दक्षिणी भाग में अवस्थित है, न कि उत्तरी भाग में, ठीक है। तो इस प्रकार ये गलत दिया हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 73 का बी हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा, केवल 2 सही हैं। दूसरा कथन अब आगे देख लेते हैं क्या है। 74 नंबर प्रश्न के प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था, तो ये सही दिया हुआ है। इस युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी सही दिया हुआ है, ठीक है, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा है कि सेंट थोमे के युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित कर दिया, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। यह युद्ध एक साल सापेल की संधि के साथ द्वारा समाप्त हुआ, तो ये भी ये देखें तो ये सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 74 का 74 क्या हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा, 74 का सी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जाने तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब होता है, तो ये 1746 से 48 ईस्वी के बीच चलता है। और यह युद्ध देखें तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का विस्तार मात्र था। और अंग्रेजी सेना कौन थे, सेनानायक कौन कौन, तो वार्नेट थे, द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को इसमें पकड़ लिया जाता है। और इसी युद्ध के दौरान क्या होता है, तो फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लेता है। और सेंट थोमे का युद्ध कब होता है, तो ये 1748 ईस्वी में। सेंट थोमे का युद्ध कब होता है, 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब की सेना के बीच होता है। किसके बीच, तो फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब सेना के बीच होता है। इसमें देखें तो बीच होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है, तो कैप्टन पैराडाइज के द्वारा किया जाता है, न कि डुप्ले के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया था, डुप्ले दिया था, तो पैराडाइज के नेतृत्व में होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया, डुप्ले दिया, तो ये गलत दिया हुआ था। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो कैसे समाप्त हो, तो एक साल सापेल की संधि के द्वारा अंग्रेजों को तथा अमेरिका में लुईवर फ्रांसीसियों को मिल गया। किसमें, तो इस संधि में क्या हुआ, तो मद्रास किसको मिला, तो मद्रास जो है कि अंग्रेजों को मिला, ठीक है। इस संधि के द्वारा मद्रास जो है कि अंग्रेजों को मिला। और जो अमेरिका है, अमेरिका किसको मिला, तो अमेरिका जो है कि जो लुईबर्ग क्षेत्र अमेरिका में उसको फ्रांसीसियों को मिल गया। तो इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 74 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न की मराठा काल में मुकास क्या था। ए दिया चौथ का 25% भाग जो राजा के लिए सुरक्षित रखा जाता था। बी दिया चौथ का
6% भाग जो पंत सचिव के लिए सुरक्षित रखा जाता था। चौथ का 3% भाग जो राजा की इच्छा पर निर्भर था दे दिया। चौथ का 66% भाग जो मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। और मराठा काल में देखें तो चौथ में जो आय प्राप्त होती थी उस आय को 4 भागों में बांटा जाता था। इस चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मुकास कहा जाता था। ठीक है, मुकास कहा जाता था। तो अब तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 75 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न कि अंग्रेजी शासन काल में देखें तो अनेक समितियों का गठन किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो एक और दिया समिति, एक और दिया उद्देश्य या मुख्य सिफारिश। ये दिया निकोलसन समिति। तो कीमतों में उतार चढ़ाव पर रोक के लिए तो क्या है, इसमें कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, ये देखना है। तो निकोलसन समिति क्या दिया है, तो कीमतों में उतार चढ़ाव पर रोक, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि निकोलसन समिति किसके लिए था, तो ये सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार जो है कि गलत हो जाएगा। और दूसरा जो समिति है हालैंड समिति, एक उद्योगों से संबंधित है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। पील समिति किसके लिए, तो केंद्र सरकार द्वारा प्रांतीय सरकार के बीच राजस्व के विभाजन से संबंधित है। और लिखितो आयोग किसके लिए, तो कृषि की स्थिति में सुधार के लिए। तो ये बाकी सब सही है, इसमें कौन सा सही सुमिलित नहीं था, तो 76 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए है कि ब्रिटेन की सरकार ने मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। कारण है कि जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। तो देखें तो इसमें दोनों कथन अभिकथन और दोनों कारण सही दिए हुए हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, 77 का क्या हो जाएगा, तो 70 का ये हो जाएगा। ठीक है, 77 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न की वेवेल योजना जो 14 जून 1945 को गवर्नर जनरल वेवेल ने प्रस्तुत किया में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शामिल थे। तो पहला दिया कि वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे। तीसरा कथन है कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं की बराबर होगी। चौथा कथन है कि युद्ध समाप्त होने पर भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन कौन से प्रावधान इसमें शामिल थे। ठीक है, तो देखें तो जो वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, तो ये सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे, तो ये भी सही दिया हुआ है। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, तो ये गलत दिया हुआ है। और चौथा है कि युद्ध समाप्त होने पर भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही दिया हुआ है। इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 78 का सी हो जाएगा। ठीक है, 78 का सी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग जाने देखें तो क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। तो देखें तो क्या दिया हुआ है, तो कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर रखी जाने की बात इसमें कहीं न कि समस्त हिंदुओं के बराबर। तो इस प्रकार जो है कि वेवेल योजना में इसके अर्थ और कौन कौन से प्रावधान थे, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, तो इसमें परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी 10 सदस्य कैसे होंगे, तो भारतीय होंगे। और प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त भाग भारतीयों को दिए जाएंगे। कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी और गवर्नर जनरल है बिना कारण के निषेध अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। और कांग्रेस के नेता इसमें क्या होते हैं, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा तथा युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय जो क्या करेंगे, तो स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। तो ये सब प्रावधान थे इसमें। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, पहला जो कथन है ये दिया हुआ है कि द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। दूसरा कथन है कि बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 ईस्वी में एम.एन. राय ने किया था। तो इसमें क्या देखना है, इसमें कौन से कथन सही हुए हैं ये देखना है। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसमें दोनों कथन जो है कि गलत दिए हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, 79 का डी हो जाएगा। क्योंकि देखें तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब होता है, तो ये 1940 में होता है। लेकिन किसके द्वारा, तो ये सुरेंद्रनाथ टैगोर नहीं बल्कि किसके द्वारा, तो एम.एन. राय द्वारा किया जाता है। वही बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना कब होता है, तो 1941 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो एम.एन. राय ने बल्कि अजीत राय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तो अजीत राय के द्वारा किया जाता है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 79 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। दूसरा कि इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृति का ठप्पा मारकर
बनाए जाते थे। तो देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखें तो दोनों कथन सही दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों कथन सही दिए हुए हैं। और देखें तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमोस्मेटिक्स कहा जाता है और भारत के प्राचीनतम सिक्के में देखें तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्राप्त होते हैं और इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये मुख्यतः कैसे तो ये चांदी के बने होते थे और आहत सिक्के इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये धातु के टुकड़ों पर क्या होता था, तो पेड़, मछली, साढ़, हाथी, अर्धचंद्र आदि किसी वस्तु की आकृति का ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 81वां प्रश्न कि गुप्त राजवंश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। पहला दिया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत चलाया, तो देखें तो ये सही दिया हुआ, ठीक है, सही दिया हुआ है। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में हो, तो ये गलत दिया हुआ है। तीसरा कथन है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख मिलता है, तो ये सही दिया हुआ है। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलवाए, तो ये भी सही दिया हुआ है। इस पर क्या हो जाएगा, तो 1 2 1 3 4 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 81 का आंसर तो बी हो जाएगा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जाने तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईसा पूर्व में गुप्त संवत चलाया और इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है और पाटलिपुत्र को पुष्पनगर कहा गया। और क्या है, गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने सर्वाधिक अभिलेख 18 लिखवाए थे और सर्वाधिक प्रकार के सिक्के 14 प्रकार के चलवाए थे, ठीक है। तो किसने, तो कुमार गुप्त ने सर्वाधिक चलवाए थे, न कि गुप्त संवत जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। तो गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, तो गुप्त संवत का चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है, न कि प्रयाग प्रशस्ति में। इस प्रकार ये गलत दिया हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 81 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 82वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो यह बौद्ध शाखा हीनयान की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो ये नालंदा में जो है कि महायान शाखा की किसकी, तो महायान शाखा की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, न कि हीनयान शाखा की। वेनसांग के समय नालंदा के कुलपति चंद्रकीर्ति थे, तो ये कौन थे, तो ये भी गलत दिया हुआ, क्योंकि वेनसांग के समय नालंदा के कुलपति कौन थे, तो ये शीलभद्र थे, ठीक है, कौन थे, तो ये शीलभद्र थे। राहुल मित्र, वीरदेव, चंद्रगोमनी जैसे यहाँ के विद्वान चीन तथा तिब्बत गए थे, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि कौन कौन थे, तो कमलशील, ठीक है, कमलशील, कुमारजीव, धर्मदेव एवं गुणवर्मा जैसे विद्वान जो थे चीन और तिब्बत में गए थे। और आगे क्या दिया है, तो आगे दिया है कि धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार किया और इसका खर्च पूरा करने के लिए 200 गांव अलग कर दिए थे, तो ये भी ये सही दिया हुआ। इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 82 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 83वां प्रश्न कि भारत आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कोंटी के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला दिया कि विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, ठीक है, विदेशी यात्री था, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है, ये क्या है, ये सही है। दूसरा कथन है कि यह स्पेन का निवासी था, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि निकोलो कोंटी ये कहाँ का था, तो ये इटली का निवासी था, कहाँ का था, तो ये इटली का निवासी था, ठीक है। और आगे दिया कि विजयनगर के शासक जो है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि जो है कि ये किसके, तो विजयनगर के शासक जो है कि देवराय द्वितीय नहीं बल्कि देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। किसके, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे और इसने विजयनगर कालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया था, तो ये देखें तो ये सही दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 83 का बी हो जाएगा आंसर इसका। 83 का क्या हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न के निम्न में से किसने कहा था कि फतेहपुर सीकरी पत्थर से प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। तो ए दिया बर्नियर, बी दिया फर्ग्यूसन, सी दिया लेनपूल, डी दिया एल्फिंस्टन। तो देखें तो किसने कहा था, तो ये फर्ग्यूसन ने कहा था कि फतेहपुर सीकरी पत्थर से प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 85 नंबर प्रश्न के 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला जो कथन है दिया है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2027 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से अगले 5 वर्ष के लिए मान्य रहेगी। दूसरा कथन है कि आयोग का अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। तीसरा कथन है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में दिया गया है, ठीक है। तो क्या देखना है इसमें, 16वें वित्त आयोग के संबंध में देखना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका कथन कौन से सही है, तो इसमें देखें तो आयोग का अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। और बाकी जो है कि ये कथन जो है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश कब से है, तो ये 1 अप्रैल 2027 दिया है, बल्कि 1 अप्रैल 2027 नहीं बल्कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले और वित्तीय वर्ष अगले 5 वर्षों के लिए मान्य रहेगी, न कि 1 अप्रैल 2027 है। तो इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। और दूसरा जो कथन है कि आयोग का अध्यक्ष, तो ये सही ही दिया हुआ है। और ये दिया केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में, तो भाग 11 में नहीं बल्कि इसमें तो भाग 12 में है, ठीक है, भाग 12 में।
तो अनुच्छेद किसमें, तो अनुच्छेद 268 से 293 के मध्य है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 85 का सी हो जाएगा, 85 का सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में हाल ही में परिवर्तन किया गया। इस योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती हैं। एक ए दिया है थोक मूल्य सूचकांक, बी दिया है बाजार मूल्य सूचकांक, सी दिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण श्रमिक, और डी दिया है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो देखें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी में हाल ही में जो परिवर्तन किए किसके द्वारा किए गए हैं, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक द्वारा जारी ये बढ़ाया गया है। ठीक है, दरें बढ़ाई गई हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसके आंसर। और थोड़ा इसके बारे में जाने तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा 2005 की धारा 6 की उपधारा 1 के तहत देखें तो मनरेगा श्रमिकों के लिए राज्य विशिष्ट वेतन दरें निर्धारित करता है। और देखें तो मजदूरी दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक में परिवर्तन के जवाब में निर्धारित किया जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दर को देखा जाए तो मापता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो डी हो जाएगा। ठीक है, 86 का क्या हो जाएगा, तो 86 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई CDP सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या दिया है कि यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दूसरा है कि इसके माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित की जाएगी। तीसरा कथन है कि यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ई-रूपी वाउचर का प्रयोग करके किसानों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी भेजेगा। तो देखें तो इसमें तीनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं। इस पर क्या हो जाएगा, तो 87 का ए हो जाएगा आंसर का, 87 का ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 88 नंबर प्रश्न की एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक AIB के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका परिचालन जनवरी 2016 से प्रारंभ हुआ, तो ये सही दिया हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, तो ये भी सही दिया हुआ है। इस वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 100 से अधिक है, तो ये भी सही दिया हुआ है। और चौथा कथन है कि इसमें एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है, तो ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो 88 का बी हो जाएगा। ठीक है, 88 का बी हो जाएगा। 1 2 3 सही है। और थोड़ा इसके बारे में जाने तो एशिया आधारिक संरचना निवेश बैंक में एशियाई देशों के साथ साथ विश्व के जो है कि सभी अन्य देश भी शामिल होते हैं। और इस बैंक के संस्थापक सदस्यों में कितने देश शामिल, तो 57 देश शामिल थे। और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 106 हो चुकी है। ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 88 का बी हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा, तो 88 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 89 नंबर प्रश्न कि माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति निम्न में से कौन देता है। तो ये दिया भारतीय रिजर्व बैंक, बी दिया है वित्त मंत्रालय, सी दिया है विदेश मंत्रालय, डी दिया है विनिमय बैंक। तो देखें तो माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति निम्न में से कौन देता है, तो ये विनिमय बैंक देता है। कौन देता है, विनिमय बैंक देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 89 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न खाद्यान्न उत्पादकता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो दिया है एक और वर्ष दिया, एक और खाद्यान्न उत्पादकता दिया है। तो देखें तो 2017-18 में 22 से 35 और 2018-19 में 2286, 2020-21 में 2401, 2021-22 में 2429। तो देखें तो इसमें कौन था, इसमें सही नहीं दिया हुआ है। तो देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका सी वाला जो है कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये सी वाला गलत दिया हुआ है, क्योंकि सी वाला में क्या हो जाएगा, तो 2020-21 में कितना है, तो 2394 किग्रा हेक्टेयर है। ठीक है, 2394 हेक्टेयर किग्रा है, 9 ये 2401। तो इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 90 का सी हो जाएगा। और ये देखें तो आंकड़े से प्रश्न है, तो अभी जो भी हाल फिलहाल नया जो आएगा ताज़ा उसका देखा जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के साथ संबंधित है। तो ये दिया है 15(4) में, बी दिया अनुच्छेद 16(4) में, सी दिया अनुच्छेद 21 में, डी दिया अनुच्छेद 331 में। तो देखें तो अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसमें दिया गया, तो अनुच्छेद 16(4) में कहा दिया गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। देखें तो ठीक है, 91 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है। ए दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, बी दिया लाइजोसोम का, सी दिया राइबोसोम का, डी दिया प्लाज्मिड का। तो देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है, तो ये प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। तो 92 का क्या हो जाएगा, तो 92 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 93 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है। ए दिया उच्चतम न्यायालय को, बी दिया उच्च न्यायालय को, सी दिया उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, डी दिया है उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों को भी दिया गया है। तो देखें तो भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो ये उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को दिया गया। तो क्या हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि ए दिया है कि इनमें विकिरण की सतहें होती हैं, बी दिया इनके अणु आपस में मिले होते हैं, सी दिया है वे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं, डी दिया है कि इनमें इनके अणु अलग अलग होते हैं। तो देखें तो धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि वे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 94 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 95 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित दिए हुए हैं। तो क्या दिया है,
तो स्ट्रेची कमीशन ये अकाल से संबंधित है, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाटो कमीशन तो किसके लिए, तो शिक्षा के लिए। फ्रेजर कमीशन तो किसके लिए, तो पूरी सुधार के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का देखें तो क्या हो जाएगा, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 95 का बी हो जाएगा। ठीक है, 95 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। ए दिया 1950 में, बी दिया 1976 में, सी दिया 1985 में, डी दिया 1955 में। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब होता है, तो 1976 में। क्या हो जाएगा, तो 96 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। मार्च रोग का संबंध है, ए दिया है धान से, बी दिया मटर से, सी दिया है नींबू से, डी दिया है आम से। तो मार्च रोग का संबंध किससे होता है, तो मटर से। तो 97 क्या हो जाएगा, तो 97 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, तो ए दिया 1993 में, बी दिया 1992 में, सी दिया 1972 में, डी दिया 1975 में। तो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत कब होता है, 1975 में, 1975 में होता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न की पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ए दिया है पेलिनोलॉजी के तहत, बी दिया है पैथोलॉजी के तहत, सी दिया पेलियो बॉटनी के तहत, डी दिया है फाइटोलॉजी के तहत। देखें तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन किससे किया है, तो ये पेलियो बॉटनी के तहत किया है। तो फाइकोलॉजी में क्या होता है, तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। और आप लोग बताइएगा कि पेलिनोलॉजी में क्या होता है और पैथोलॉजी में क्या होता है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा दोहरे रूप से भू आबद्ध है, क्या दिया है। ए दिया है दक्षिणी सूडान, बी दिया इक्वाडोर, सी दिया है लिंचेस्टाइन, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखें तो दोहरे रूप से भू आबद्ध कौन सा देते हैं, ये लिंचेस्टाइन है। और ये कहाँ पर, तो यूरोप में है, और यूरोप में है। जो दो देशों से कौन कौन, तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से देखें तो घिरा हुआ है। और एशिया में देखें तो एशिया में उज्बेकिस्तान जो है कि जो 5 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से देश है, तो अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है, तो ये 5 देशों से घिरा हुआ है। कौन, तो एशिया में उज्बेकिस्तान। वही दोहरे रूप से भू आबद्ध है कौन सा, तो लिंचेस्टाइन है। और एशिया में कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। तो क्या हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, तो ये दिया है। पहला दिया है कि कन्याओं को वैदिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, तो ये गलत दिया हुआ है। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, तो 101 का क्या हो जाएगा, तो 101 का ये हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों को उनके कालक्रम के अनुसार सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो ये दिया है। पहला दिया है कि माधवाचार्य, तो माधवाचार्य का टाइम पीरियड क्या था, तो 1199 से 1728 कब रहा, तो 1199 से 1728 ईस्वी। और एक कौन थे, तो ये माधवाचार्य जो है कि द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, द्वैतवाद के प्रतिपादक थे। और रामानंद, तो रामानंद कब टाइम पीरियड रहता है, तो 1299 से 1411 ईस्वी। और क्या करते, तो हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाते हैं। और रामानुचार्य का टाइम पीरियड क्या था, तो 1017 से 1137 था, 1137 था। ये कौन थे, तो विशिष्टा द्वैत मत के प्रतिपादक थे। और उसके बाद से निम्बाकाचार्य कौन थे, तो ये निम्बाकाचार्य जो है कि द्वैत मत के प्रतिपादक थे। उनका टाइम पीरियड क्या, तो 1165 ईस्वी है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 101 का देखें तो 101 का क्या हो जाएगा, तो 101 का डी हो जाएगा। ठीक है, 101 का डी आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक असवाला का अध्यक्ष होता था, तो ये दिया है साना अपील, बी दिया अमीर मजलिस, सी दिया अमीर आखुर, डी दिया मजलिस से खास। तो देखें तो सल्तनत काल में असवाला का अध्यक्ष कौन होता, तो ये अमीर आखुर होता था। कौन होता, तो अमीर आखुर होता। तो 103 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 104 नंबर प्रश्न के अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन सा एक इसका अपवाद है। ए दिया है धान का पौधा, बी दिया है मटर का पौधा, सी दिया है गेहूं का पौधा, डी दिया है सरसों का पौधा। देखें तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, तो कौन, तो ये धान का पौधा। ठीक है, तो 104 का क्या हो जाएगा, 104 का ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। 105 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। तो देखें तो पहला अधिवेशन 1885 में, दूसरा जो बी दिया 21वां अधिवेशन 1905 में, सी दिया 31वां अधिवेशन 1916 में, डी दिया 27वां अधिवेशन 1912 में। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, तो कांग्रेस के 27वां अधिवेशन में। तो 105 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये कहाँ पर होता है, तो 1912 ईस्वी में बांकीपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आर.एन. मुदेलकर करते हैं। और इस अधिवेशन में देखें तो इसे तो कांग्रेस का पिता कहा गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 106 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। ए दिया अनुच्छेद 369 में, बी दिया अनुच्छेद 370 में, सी दिया अनुच्छेद 371 में, डी दिया है अनुच्छेद 372 में। तो देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अनुच्छेद 371 में क्या है, तो विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। किसमें, तो अनुच्छेद 371 में। तो 106 क्या हो जाएगा, 106 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 107 नंबर प्रश्न है कि जैनुल आब्दीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। इसने सती प्रथा को कश्मीर में पुनः अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो ये देखें तो कौन सा इसमें असत्य है, तो असत्य नहीं है। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। वह फारसी में कुतुब
उपनाम से कविताएं लिखता था, तो ये भी सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या दिया है, तो इसमें देखें तो कौन सा इसमें सही है, तो इसमें दोनों असत्य नहीं है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही है। तो 107 क्या हो जाएगा, 107 का डी हो जाएगा। ठीक है, 107 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई, तो ए दिया है 1972 में, बी दिया है 1963 में, सी दिया 1991 में, डी दिया 1995 में। देखें तो गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब होता है भारत में, तो ये कब होता है, तो 1995 में। तो क्या हो जाएगा, 108 का डी हो जाएगा। ठीक है, और देखें तो जो भारत सरकार द्वारा इसको तो विश्व शांति की उल्लेखनीय भूमिका के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो ए दिया 1971 में, बी दिया 1973 में, सी दिया 1986 में, डी दिया 1975 में। तो देखें तो उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की स्थापना कब होता है, तो 1975 में। तो क्या हो जाएगा, 9 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लें 10 नंबर प्रश्न क्या दिया है, तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक हंगेरियन भी कहलाती है, ए दिया माया, बी दिया माओरी, सी दिया है मंग्यार, सी डी दिया यूपिक। तो देखें तो हंगेरियन भी कहलाती है, तो ये मग्यार कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, 104 का 110 का सॉरी 110 का सी हो जाएगा। ये हंगरी भाषा बोलती हैं। ठीक है, हंगेरी भाषा बोलती हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 111 नंबर प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या के अनुसार घटता क्रम है। ए दिया सोनभद्र बलिया देवरिया, बी दिया बलिया सोनभद्र देवरिया, सी दिया सोनभद्र देवरिया कुशीनगर और डी दिया सोनभद्र ललितपुर और देवरिया। तो देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की घटता क्रम में देखना है। तो देखें तो क्या हो जाएगा, तो सोनभद्र आएगा, उसके बाद से सोनभद्र के बाद से बलिया, फिर उसके बाद से देवरिया। तो क्या हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न की वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में निम्नलिखित में से किन उद्योग को रखा गया है। पहला दिया तंबाकू निर्मित उत्पाद, दूसरा दिया है औद्योगिक विस्फोटक, तीसरा दिया है खतरनाक रसायनक, ठीक है रसायन, और चौथा दिया इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, पांचवा दिया औषधि। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें कूट के माध्यम से देखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखें तो तंबाकू निर्मित उत्पाद हो जाएगा, औद्योगिक विस्फोट हो जाएगा, खतरनाक रसायन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस रक्षा उपकरण हो जाएगा, और औषधि इसमें नई अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में। तो क्या हो जाएगा 112 का, देखें तो 112 क्या हो जाएगा, तो 112 का सी हो जाएगा, 112 का सी हो जाएगा। 112 का आंसर क्या हो जाएगा, 112 का सी हो जाएगा। और वर्तमान में देखें तो 4 उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में रखा गया है। कौन कौन, तंबाकू निर्मित उत्पाद है, औद्योगिक विस्फोट है, खतरनाक रसायन है, ठीक है अति खतरनाक रसायन है, और इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस और अच्छा उपकरण है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 112 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। मालागासी का पठार अवस्थित है। ए दिया मंगोलिया में, बी दिया मेडागास्कर में, सी दिया इंडोनेशिया में, डी दिया मलेशिया में। तो मालागासी का पठार कहाँ पर, तो ये मेडागास्कर में है। तो 113 क्या हो जाएगा, 113 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 114 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जा रहा है। ए दिया सल्फर के उत्सर्जन में, बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में, सी दिया सीसा के उत्सर्जन में, डी दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में। तो हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जा रहा है, तो इसकी कमी की, तो ये सल्फर के उत्सर्जन में। तो 114 क्या हो, 114 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 115 नंबर प्रश्न की प्राचीन भारतीय निम्नलिखित रचनाओं में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो ये दिया स्वप्नवासवदा में, बी दिया लीलावती में, सी दिया है रत्नावली में, डी दिया है मालविका मित्र में। तो देखें तो मालविका मित्र में क्या है, तो क्या हो जाएगा 115 का डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है। और इसमें कौन रहता है, जिसमें अग्निमित्र जो है कि शंगु की प्रेम कथा का इसमें वर्णन दिया हुआ है। और स्वप्नवासवदा किसकी रचना है, तो ये लेखक कौन है, तो इसके स्वप्नवासवदा के भास हैं, ठीक है भास है। और वही लीलावती किसकी है, तो लीलावती जो है कि भास्कराचार्य की है, ठीक है भास्कराचार्य की है। और ये मालविका मित्रम किसकी है, तो ये कालिदास की है, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 116 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करे तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और दिया है पठार, एक और दिया है देश। तो देखें तो क्या हो जाएगा, तो बाई पठार है, बाई पठार कहाँ पर, तो ये बाई पठार आपका अंगोला में है, बाई पठार अंगोला में है। जास पठार कहाँ पर, जास पठार आपका नाइजीरिया में है। अगर पठार कहाँ पर, तो अगर पठार आपका अल्जीरिया में है। तिबेस्ती पठार कहाँ पर, तो ये चाड में है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, तो ए का 4 हो गया, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, ठीक है बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 116 का डी हो जाएगा, 116 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 117 नंबर प्रश्न की अम्ल वर्षा में कौन अम्ल उपस्थित रहता है। ए दिया बेंजोइक अम्ल, बी दिया एस्टिक अम्ल, सी दिया नाइट्रिक अम्ल, डी दिया अग्जेलिक अम्ल। तो देखें तो अम्ल वर्षा में कौन से अम्ल उपस्थित रहते हैं, तो नाइट्रिक अम्ल रहते हैं। कौन से, तो नाइट्रिक अम्ल रहते हैं। तो क्या हो जाएगा 117 का सी हो जाएगा। और अम्ल वर्षा के देखें तो प्रमुख कारक कौन कौन से, तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। अम्ल वर्षा में देखें तो नाइट्रिक एसिड का उपस्थित होता है। तो 117 का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 118 नंबर प्रश्न, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित ट्रांस एडियन रेलमार्ग किन शहरों को जोड़ता है। ए दिया वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स, बी दिया टेमुको से ब्यूनस आयर्स, सी दिया सेन लुइस से वालपरेजो, डी दिया है सेन जुआन से सेन लुइस। तो देखें तो
ट्रांस-सिबियरियन रेलमार्ग किन शहरों को जोड़ता है? तो ये किसको जोड़ता है? तो ये वालपराइसो से ब्यूनस आयर्स को जोड़ता है। तो 18 का ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। निम्न पर विचार कीजिए, क्या दिया है? उपरोक्त में से कौन से वैश्विक ताप के प्रभाव को इंगित करता है? तो पहला दिया है सागरी तल में उत्थान, दूसरा दिया मौसमी दशाओं में परिवर्तन, तीसरा दिया है क्या दिया है? तीसरा कि हिमानी का पिघलना। तो देखें तो इसमें तीनों कथन इसमें सही दिए हुए हैं, क्योंकि वैश्विक ताप के प्रभाव को ये तीनों इंगित करते हैं। तो कौन कौन से? तो सागरी तल में उत्थान, बी दिया है, दूसरा दिया मौसमी दशाओं में परिवर्तन, और सी दिया है, तीसरा दिया हिमानी का पिघलना। तो ये सब क्या करते हैं? तो औसत तापमान में ये वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 119 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। 120 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? एक और दिया है आत्मोन्नति समिति के संस्थापक कौन है? तो बिपिन बिहारी गांगुली दिया है। ठीक है, बिपिन बिहारी गांगुली दिया है। तो देखें तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि भारत माता सोसाइटी, क्या दिया है? तो जतिन मोहन चटर्जी, तो ये भी सही दिया हुआ है। इंडिया होम रूल सोसाइटी, तो क्या दिया है? नीलकंठ ब्रह्मचारी दिया है। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। स्वदेश सेवक क्रिय किसका? तो GD कुमार का। तो ये सही दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 120 का सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? ए दिया है टेस्ला, बी दिया है एम्पियर, सी दिया है ओम, डी दिया है वोल्ट। तो देखें चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो ये टेस्ला होता है। तो 121 का ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया। 122 नंबर प्रश्न, इंसुलिन के बारे में असत्य कथन चुनें। तो क्या दिया? यह लैंगर हैंस की दीपिका के अल्फा कोशिका द्वारा साबित होता है, इसके अतिश्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। तो देखें तो इसमें जो है कि क्या हो जाएगा, इसमें कौन से कथन असत्य दिए हैं? तो देखें तो इसमें दोनों कथन असत्य दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है जो लैंगर की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है, और इसके अल्प श्रावण से, न कि अतिश्रावण से मधुमेह रोग होता है, बल्कि अल्प श्रावण से मधुमेह रोग होता है। तो क्या हो जाएगा? 122 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 123 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो क्या दिया है? एक ए दिया है घास गेहूँ आम, बी दिया है घास बकरी मानव, सी दिया है बकरी गाय हाथी, और डी दिया है घास मछली बकरी। तो देखें तो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो घास बकरी और मानव। तो बकरी जो है घास खाती है, बकरी को मानव खाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 123 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 124 प्रश्न के नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्या है प्रश्न? तो कभी कथन ए है कि वराधानता रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। तो ये सही दिया हुआ। ठीक है, सही दिया हुआ। स्त्रियों में यह तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित होते हैं। तो 124 क्या हो जाएगा? 124 का ये भी सही दिया हुआ। तो 124 का ये हो जाएगा। 124 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 125 नंबर प्रश्न की विद्युत फ्यूज बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ए दिया कापर था टीन का, बी दिया टीन था शीशा का, सी दिया निकिल था शीशा का, डी दिया तांबा था टीन का। तो देखें तो विद्युत फ्यूज बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ये किसका प्रयोग होता है? तो टीन तथा शीशे का। ठीक है, 125 का बी हो जाएगा। और टीन में कितना? तो 63%, वही शीशा का 37% का प्रयोग करके बनाया था विद्युत फ्यूज। और इसका गलनांक क्या होता है? इसका गलनांक जो है कि कम होता है। और अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये देखें तो यहाँ से करंट अफेयर का मामला शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि इसी चैनल पर 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर लगातार रिवाइज किया जा रहा है। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही कल। बहुत बहुत धन्यवाद।